सत्ता की शुरुआत लेकिन करते हैं उस तस्वीर से जो दिल दहला देने वाली है, जिसमें भीषण आग है। कई गंभीर सवाल हैं। आज दोपहर 2:15 पर कैसे एक कोचिंग सेंटर जलने लगा। लखनऊ के अलीगंज में 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी। इसके बेसमेंट, ग्राउंड और पहले फ्लोर पर कमर्शियल शॉप और क्लिनिक है। दूसरे फ्लोर पर कोचिंग सेंटर था। लखनऊ के कोचिंग सेंटर में लगी इस भीषण आग में अब तक 15 बच्चों की मौत की खबर है। स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि दूसरे फ्लोर पर चल रही कोचिंग में छात्रों ने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया था। कई बच्चे जिंदा जल गए, कई की मौत दम घुटने से हुई। एक बच्चे ने पहले फ्लोर से कूदकर अपनी जान बचाई। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड की करीब 10 गाड़ियां बुलाई गई थीं। कुछ ही मिनट में इस आग में 15 बच्चों की जान चली गई। मरने वालों में ज्यादातर छात्र 16 से 20 वर्ष के हैं। अभी भी कुछ बच्चों के यहां फंसे होने का दावा किया जा रहा है। राहत और बचाव में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है। यह भी कहा जा रहा है कि फायर विभाग के कर्मचारी बिल्डिंग की पीछे की दीवार को तोड़कर अंदर गए। इन तस्वीरों के साथ कई सवाल भी हैं। क्या इमारत में उचित निकासी व्यवस्था थी? क्या इमारत में फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम था? क्या फायर विभाग ने एनओसी दी थी? क्या दुकान के ऊपर एनिमेशन सेंटर की मंजूरी थी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि छात्रों की मौत का असली गुनाहगार कौन है? चश्मदीदों का आरोप है कि आग लगने के बाद भी 15 मिनट तक कोई नहीं आया था, जिसके बाद आग और फैल गई। अब तक जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार कोचिंग सेंटर में एंट्री के लिए एक ही सीढ़ी थी। इमारत में कोई अलग से फायर एग्जिट नहीं था। इमारत में धुआं फैलते ही रास्ता ब्लॉक हो गया था। बच्चों को खिड़की और बालकनी से कूदना पड़ा। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भावुक हो गए। उन्होंने घटना को बहुत गंभीर और दुखद बताया। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया है। देखिए, ये धुआं निकालने के लिए मशीन लाई गई है, क्योंकि धुआं होने की वजह से अंदर जाने में काफी परेशानी हो रही है, बॉडी निकालने में परेशानी हो रही है। डॉक्टर की टीम यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंस यहाँ पर मौजूद है। अगर बात करें हम तो जो अधिकारी हैं वो लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अंदर अभी जितने लोग भी फंसे हैं उनको बाहर निकाला जाए, उसका प्रयास जारी है। लेकिन धुआं जो भर गया है अंदर, इसकी वजह से काफी परेशानी हुई। आग बताई जा रही है जो पेट शॉप नीचे बनी है उसकी वजह से बढ़ती गई और ऊपर तक चली गई, तीसरे फ्लोर तक। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना। एनिमेशन सेंटर था, बच्चे यहाँ पर जो कार्टून बनाना सीखते थे उसको करके काम करते थे और उसमें अचानक घटना कैसी, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं मिली मुझे। लेकिन आग भड़की तो बच्चे एक तरफ भागे, पीछे की तरफ, और वहीं ऐसा धुआं गया कि बच्चे बच नहीं पाए। कितने बच्चों की डेथ हुई, कितने बच्चे थे? अभी एग्जैक्ट आंकड़ा को मिलेगा, लेकिन 11-12 तो मैंने आंखों से देखा। 14 में देखा होगा आपने। दीवार तोड़ करके अंदर गए, रास्ता कोई नहीं था, उस रास्ते में धुआं था तो दीवार तोड़ करके अंदर गए, वहाँ मैं था। बहुत दुखद घटना है। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद तब तक आग पूरी लग चुकी थी। शॉर्ट सर्किट पहले यहाँ से हुआ है कुछ खंभे से, उसके बाद ऊपर लगी है। मैं नीचे वाले इसमें था, बीच वाले में वो आग लगी है ऊपर से, बहुत भयानक था। उसी ने फोन किया था कि पापा आग लग गई, बचा लीजिए। तो हम लोग निकले आलमबाग से। यहाँ पर अधिकारी और ये गाड़ियाँ काम कर रही थी। अब हम उस दौरान हम एकदम से तो आगे नहीं जा सकते हैं, ना हमें कोई जाने दे रहा है। हम आपको तस्वीरें भी जो इस वक्त दिखा रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के केजीएमयू पहुंचने की तस्वीरें हैं। यहीं पर घायलों को लाया गया था, यहीं पर उन युवकों को भी लाया गया था जिनकी मौत हुई है। और ये इस वक्त देखिए, इन तमाम लोगों से मुलाकात करने के लिए वो पहुंचे केजीएमयू में। उनके साथ साथ तमाम जो अधिकारी हैं और जो डॉक्टर हैं वो मौजूद हैं। इससे पहले वो घटनास्थल पर भी पहुँचे थे, वहाँ जाकर भी उन्होंने जायज़ा लिया। उनके साथ ब्रजेश पाठक लगातार मौजूद है, क्योंकि वो घटनास्थल पर पहुँचने वाले सबसे पहले व्यक्ति में से थे। वो खुद वहां मौजूद थे उस वक्त जब दीवार तोड़ी गई और अंदर जाकर वहां पर मौजूद छात्रों को, वहां पर मौजूद युवकों को बाहर निकाला गया।
उनके साथ साथ वो लगातार मौजूद हैं। और ये दोनों तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस जगह की भी जहां आग लगी और अब KGMU जहां पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। अभी आग लगने की वजह हालांकि सामने नहीं आई है, लेकिन बेसमेंट में लगे AC में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, इसकी आशंका जाहिर की जा रही है। जिस वक्त लखनऊ में आग लगी, CM योगी अलीगढ़ के दौरे पर थे। अलीगढ़ में CM योगी ने मृतक बच्चों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जताई। थोड़ी देर पहले CM योगी घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, हमने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी। अधिकारियों से हादसे की जानकारी ले रहे थे, अस्पताल जाकर इसके बाद अब वो घायलों से मिल रहे हैं। अलीगढ़ में उन्होंने इस हादसे पर क्या कहा था, पहले वो सुनिए आप। लखनऊ में एक दुर्घटना हुई है, वहां पर एक अग्निकांड की चपेट में कुछ बच्चे आए हैं और उसके कारण उनकी दुखद मौत। प्रशासन वहां पे राहत कार्यों में लगा हुआ है, लेकिन उस दुखद घटना के कारण मुझे तत्काल वापस लखनऊ जाना पड़ रहा है। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो ये तस्वीरें आप KGMU की देख रहे हैं, उनके साथ साथ डॉक्टर, अधिकारी और ब्रजेश पाठक जो उप मुख्यमंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। वो लगातार उनके साथ मौजूद हैं क्योंकि वो पहले घटनास्थल पर जब पहुंचे थे मुख्यमंत्री, तो उनको वहां पर भी उन्होंने जानकारी दी। यहाँ पर जो छात्र हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ पंकज चतुर्वेदी भी जुड़ गए जो घटनास्थल पर मौजूद हैं, वहां उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, आप वहां मौजूद हैं घटनास्थल पर, जहां बस अब से कुछ देर पहले ही योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। अब वो KGMU पहुंच गए हैं, वहां पर वो घायलों से मुलाकात कर रहे हैं, बाकी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें क्या कुछ जानकारी दी गई? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर पहले घटनास्थल पे पहुंचे, जहां पे घटना घटी थी। आग लगने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। फिलहाल चूंकि इस घटना पे शुरू से ही सूबे के डिप्टी CM और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद थे, लखनऊ के DM मौजूद थे। जब CM पहुंचे तो उनको जानकारी दी कैसे किस तरीके की घटना घटी और बचाव की जो कोशिश की गई। पहले CM ठीक नीचे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी दिख रही है, इस रास्ते से आए, वहां जानकारी लिए। मुख्य गेट पे चूंकि आग जो लगी थी वो मुख्य गेट पे लगी हुई थी, जिससे बच्चे जो अंदर लोग फंसे हुए थे वो बाहर नहीं निकल सके, क्योंकि धुआं अंदर भर गया और आग इतनी तेज थी कि बाहर निकलने में दिक्कत हुई। कुछ बच्चे छलांग मार की कोशिश की, जो घायल हो गए, अब उनका इलाज चल रहा है, लेकिन अधिकतर लोग अंदर फंस गए। और सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर के मुताबिक जो बात निकल के आ रही, सफोकेशन यानी दम घुटने की वजह से मौत हुई है, क्योंकि निकलने का रास्ता एक था और उसके बाद कोशिश जब की गई 2 घंटे के बाद लगातार फंसे रहे। फायर ब्रिगेड ने जब आग पे काबू पाया, उसके बाद बगल से तस्वीर देखिए, दीवार काट करके इसी रास्ते से डेड बॉडी और कुछ घायलों को निकाला गया। फिलहाल अब तक 15 लोगों की दुखद मौत हुई है और 4 से 5 लोग घायल हैं। खास बात अभी वहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ से क्या हम ये कह सकते हैं कि राहत और बचाव का काम जो था वो पूरा हो गया है? अब क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? देखिए, बचाव राहत का कार्य अब अंतिम दौर में है, लगभग ये पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी कहीं से धुआं या ऐसी चीज़ें दिख रही तो उसको बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मौके पे भी पुलिस, फायर ब्रिगेड और अधिकारी मौजूद हैं। CM के जाने के बाद भी, चूँकि अभी कई जगह से ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जिनको पुलिस या जो फायर ब्रिगेड या SDRF NDRF की टीम है अंदर जा करके उनका गहनता के साथ निरीक्षण कर रही कि कोई फंसा तो नहीं हुआ या किसी की जी पंकज, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो अब तक था वो खत्म होने के कगार पे है, लेकिन पूरी तरह से आग को खत्म किया जाए और उसके बाद यहाँ से जो अहम सबूत हैं वो भी जुटाए जाएं, क्योंकि अब इसके बाद ये जानना बहुत जरूरी होगा। आशंका तो जाहिर की जा रही है कि AC में शॉर्ट सर्किट हुआ, लेकिन क्या वजह थी जिसकी वजह से आग लगी। हमारे एक बड़ी खबर भी बता दें, लखनऊ अग्निकांड में दमकल विभाग की बड़ी लापरवाही की जानकारी सामने आई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई, ये कहा जा रहा है। हथौड़े से दीवार तोड़ने में 2 घंटे लग गए। दीवार तोड़ने के लिए घंटों तक नहीं आई कोई भी मशीन। अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था, कोई दूसरा रास्ता या दूसरा वैकल्पिक कोई रास्ता नहीं था। इस वजह से दीवार तोड़कर ही वहां तक पहुंचा जा सकता था। पंकज, लेकिन देखिए, लखनऊ में इस तरह की जानकारी जो सामने आ रही है, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि दमकल की जो गाड़ी है वो देर से पहुंची, कोई मशीन नहीं थी, 2 घंटे लगे उस रास्ते को बनाने में। तो इस तरह की तमाम और जानकारियां अब निकलकर सामने आ रही हैं।
जी, स्थानीय लोगों का कहना है पुलिस को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, वो पहुंचने में 10 से 15-20 मिनट के आसपास लगा, जबकि सबसे पॉश इलाका है। यहाँ पे कई सारे केंद्रीय कार्यालय है, स्टेट के कार्यालय। तस्वीरें देखिए, यूपीपीएससी का ये कार्यालय, इसके ठीक बगल डीजी पोस्ट ऑफिस का है, इसके अलावा केंद्रीय भवन का ऑफिस है बगल में ही कोतवाली। उसके बाद भी पुलिस देर से पहुंची तो वो सुरक्षा के उपकरण लेकर नहीं पहुंची जिससे बचाया जा सके। उसके बाद ये हाइड्रोलिक फिर मंगाई गई और इससे आग पे काबू पाया गया। उसके बाद जब काबू पाया गया, उसके बाद पहुंचते पहुंचते काफ़ी समय लग गया, 1 से 1.5 घंटे। और जो छात्र या महिलाएं जो फंस गईं, उनकी दम घुटने से और आग की वजह से, बर्न की जी वजह से। पंकज, और यही बड़े सवाल हैं जो अब सामने हैं, जिनके जवाब सामने आने ज़रूरी है कि ये राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ और उसका एक पॉश इलाका है, अहम इलाका है, अहम इमारतें आसपास है। उसके बावजूद अगर इतनी देरी लगी तो फिर कहीं और अगर आग लगेगी तो क्या स्थिति होगी। भारत में आग से होने वाले हादसों के चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो अव्यवस्था को बयां करते हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में देश भर में 9,329 आग की घटनाएं दर्ज हुई, जिनमें 9,110 लोगों की मौत हुई। इतना ही नहीं, 2016 में 16,695 आग की घटनाएं थी, जिनमें 16,900 लोगों की जान गई। 2016 से 2020 के बीच आग की घटनाओं में औसत 35 लोगों की प्रतिदिन मौत हुई है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ अग्निकांड से जुड़ी हुई। लखनऊ अग्निकांड पर राजनाथ सिंह ने दुख जताया है। पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। कहा राजनाथ सिंह ने, मैं तुरंत लखनऊ जा रहा हूं। यह भी कहा दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से यह बड़ा बयान कि मैं तुरंत लखनऊ जा रहा हूं और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि लखनऊ में एक आग की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, जिसमें कि भारी जनहानि हुई है, जो अत्यंत पीड़ादायक है। और इस कठिन घड़ी में हार्दिक संवेदनाएं सभी शोकाकुल परिवारों के साथ है। और इसके साथ ही मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। और प्रशासन के कुछ अधिकारियों से भी हमारी बातचीत हुई है और तुरंत मैं लखनऊ के लिए इसमें प्रस्थान कर रहा हूं और मैं जाकर स्थिति का जायजा लूँगा। लेकिन जो कुछ भी घटना हुई है, बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई है। मैं उसके कारण बेहद दुखी हूं। मैं तुरंत लखनऊ के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि यह बेहद दुखद घटना है। इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, सबकी यही कोशिश होनी चाहिए। और आइए अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसमें कई चौंकाने वाले नई जानकारियां और नए राज सामने आए हैं। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, नए नए किरदारों से पूछताछ हो रही है, कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पूरी कहानी यही है कि ये राम मंदिर में गबन का मामला सिर्फ रामलला को चढ़ाए गए कैश से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि उनको अर्पित किए गए आभूषण, चरण पादुका तक में गड़बड़ी हुई है। यहां तक कि अयोध्या राम मंदिर के नाम पर भूमि अधिग्रहण वाला भी खेल हुआ है। नए राज के साथ कार्रवाई वाला अपडेट भी सत्ता के सभी न्यूज मित्रों को दे दें। 6 दिन की जांच के बाद लखनऊ गई एसआईटी की टीम सीएम योगी को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंप सकती है। आपके मन में एक प्रश्न जरूर आया होगा कि एसआईटी की रिपोर्ट में क्या है। क्या एसआईटी की रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी, जिसको लेकर लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में वित्तीय अनियमितताओं का उल्लेख तो है ही, साथ में मंदिर ट्रस्ट के प्रशासनिक ढांचे में व्यापक सुधार के सुझाव भी हैं। इसकी पूरी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। पहले ये जानिए कि अब तक की जांच में कार्रवाई क्या की गई है। गणना में जुटे 40 कर्मचारियों को हटाया गया है। बैंक और ट्रस्ट की ओर से नए गणना कर्मियों को लगाया गया है। चढ़ावे की गिनती करने वाले लोग बदले गए हैं। पैसों की गिनती में शामिल बैंक की टीम बदली गई है। गिनती में लगे स्वयंसेवकों की ड्यूटी में बदलाव किया गया है। गिनती की निगरानी करने वाले लोग भी बदले गए हैं। पहले से निर्धारित नियम अब सख्ती से लागू किए जाएंगे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। गिनती में ड्रेस कोड सिस्टम लागू किया गया है। बिना जेब के कपड़ों में काउंटिंग रूम में एंट्री मिलेगी। काउंटिंग रूम से निकलने वालों की तलाशी ली जाएगी। सीसीटीवी की लगातार निगरानी की जाएगी। विशेषकर काउंटिंग रूम में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग की जाएगी। अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे में गबन के आरोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या श्रद्धालुओं का विश्वास दान के प्रति बरकरार रहेगा, या इस प्रकरण के बाद दानदाताओं के उत्साह में कमी आएगी। कई बड़े दानदाताओं ने ट्रस्ट और कर्मचारियों पर लगे आरोपों के बाद खुलकर अपनी बात रखी है।
कई सवाल उठ रहे हैं। क्या कम हुई दानदाताओं की संख्या? क्या ज्यादा श्रद्धालु डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं? क्या गर्भगृह में रखे दान पात्र में ही कैश दे रहे हैं श्रद्धालु? क्या दान राशि में गिरावट आई है? ऐसे सवालों पर TV9 की टीम ने अयोध्या में ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर कई लोगों से बात की, पूरे मामले की पड़ताल की। क्या सच सामने आया? आप देखिए। दान राशि में चोरी के आरोप लगने के बाद क्या श्रद्धालुओं में दान के प्रति उत्साह कम हो रहा है? इसकी पड़ताल करने के लिए आज हम राम जन्मभूमि पहुंच गए हैं और राम मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर आपको श्रद्धालुओं की संख्या अच्छी खासी दिखाई देगी। जितनी भी कुर्सियाँ लगी हुई हैं यात्रियों के बैठने के लिए, वो यहाँ पर भरी हुई दिखाई देंगी। 12 दान काउंटर हैं, इसमें से अभी की अगर हम बात करें तो 2 चालू दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दान पात्र की अगर बात करें तो यहाँ पर बॉक्स भी एक रखा हुआ है। लेकिन इतने श्रद्धालुओं के बीच भी अभी इसमें पैसे रुपए रखते हुए या फिर काउंटरों पर जाकर जमा कराते हुए हमने तस्वीर नहीं देखी। आपने अगर चंदा दिया तो कैसे दिया? चंदा रसीद दी। मेरे कहीं ना कहीं श्रद्धा पे चोट पहुंची है। जब ऐसी खबरें उड़ती हैं तो निश्चित रूप से श्रद्धालुओं के मन में एक आहत जरूर होता है कि पूरे देश से, हर घर से, हर परिवार से चंदा गया हुआ है। इसलिए ऐसा होना निश्चित रूप से लाजमी है कि मन में एक विचार जरूर आ जाता है कि हाँ गलत हो रहा है। और कैश दान कर सकते हैं, कुछ और भी कोई भी चीज़ करेंगे उसकी भी रिसीट है, ऑनलाइन करेंगे उसकी भी है। और कोई अगर गोल्ड या कोई और मेटल कर रहा हो, कोई सोना या कुछ और कर रहा हो, हाँ उसका भी वेटिंग होती है, उसको देखते हैं, इसके बाद उसकी भी रिसीट देते हैं। आपके पास कोई दान की पर्ची पड़ी है ऐसे? दान कटाइए, अभी एक निकाल देते हैं। अच्छा, आइए आप। हाँ आप काटिए मेरा दान। यार मेरा नाम अभिजीत ठाकुर है। नाम बताएं। अभिजीत ठाकुर। तो आप देखिए कि हमने अभी डोनेट किया और हमें इसका तुरंत रिसिप्ट भी मिल रहा है। और यहाँ पर ये स्क्रीन पर एक मैसेज आया है, यानी काउंटर से डोनेट करना बिल्कुल उसका रिकॉर्ड होता है और आपके पास बिल्कुल डोनेशन आईडी आती है और पर्ची भी मिल रही है। यहाँ पर देखिए, हमारा काम है कैश को सुरक्षित रख देना। आते हैं वो अपना कलेक्ट। जो लोग आते हैं कलेक्ट करने के लिए यहाँ से, वो कौन लोग? ट्रस्टर होते हैं या बैंक? सर दे आर अथराइज पर्सन, आइदर फ्रॉम बैंक, आई डोंट नो सर। बैंक ही है वैसे। बैंक ही? यस। हाँ, ये तो अभी सुनने को मिला है कि ऐसे बात है, ट्रस्ट में चोरी हुई है। ये तो नहीं होना चाहिए। भगवान के प्रति तो विश्वास में कभी कमी आ नहीं सकती। ये है कि कमी मतलब ये रहेगी उन लोगों का है जो जिम्मेदारी मिली है और वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। नहीं, हम दान तो देख लो, ये हमारी श्रद्धा है। वो दान राम का कहाँ जाएंगे, राम का कर, हम तो अपनी श्रद्धा के रूप में दे रहे हैं। बाकी वो भगवान देखता है, राम खुद देखेगा। एक अपडेट ये भी है कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जांच की मांग वाली PIL पर हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। हालांकि SIT की जांच की पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आई है, कुछ सुझाव दिए गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गिनती में शामिल लोग अयोध्या न छोड़ने को उनसे कहा गया है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट का पुनर्गठन करने को कहा गया है। ये कहा गया है कि सदस्यों की समान जिम्मेदारी तय की जाए, प्रशासनिक अधिकारी को CEO बनाया जाए, विस्तृत जांच के लिए SIT को और वक्त मिले, ये भी सुझाव दिया गया है। मंदिर प्रबंधन के लिए पेशेवर तरीका अपनाने पर जोर दिया गया है। चढ़ावे की गणना का साप्ताहिक ऑडिट हो, ये भी कहा गया है। प्रतिदिन चढ़ावे में आने वाली नकदी की एंट्री होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह से पालन होना चाहिए। CCTV फुटेज का स्टोरेज 180 दिनों तक होना चाहिए। सवाल यही है कि SIT में किस किस के नाम हैं और कौन कौन से चेहरे हैं। सत्ता की अगली खबर महाराष्ट्र की टूट फूट वाली राजनीति से है, जिसमें आज लोकसभा सांसदों की टूट वाली फिल्म का क्लाइमैक्स हो गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट की शिवसेना के 9 में से 6 सांसद आज एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए। बागी सांसदों ने एकनाथ शिंदे के साथ उनके नंदन वन बंगले पर बैठक की। इसके बाद बागी सांसदों ने शिंदे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी बदलने का ऐलान किया। सभी ने एक दूसरे का हाथ थामा और शिवसेना UBT से खुद को शिवसेना शिंदे में ट्रांसफर कर लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि उनकी लड़ाई बाला साहेब के विचारों को बचाने की है, इसलिए उद्धव गुट के 6 सांसदों ने उनके साथ आने का फैसला किया है। इधर इस फैसले से शिवसेना UBT गुट काफी नाराज है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पार्टी छोड़ने वाले सांसदों ने साबित कर दिया है कि उनकी वफादारी बिकाऊ है। सांसदों के पार्टी छोड़ने से पहले उद्धव ठाकरे ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी। इस मौके पर उनसे बगावत पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास अभी बोलने के लिए कुछ भी नहीं है।
ऑपरेशन टायगर सक्सेस हा एक परिवार या आपल्या शिवसेना परिवारामध्ये, खऱ्या शिवसेना परिवारामध्ये, बाळासाहेबांच्या विचारांच्या शिवसेना परिवारामध्ये, धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांच्या शिवसेना परिवारामध्ये आज हे आपले कट्टर शिवसैनिक खासदार सामील झालेले आहेत. ज्या वेळेला मला बोलण्यासारखं असेल तेव्हा मी जरूर तुम्हाला बोलेन. आज माझ्याकडे तुमच्याशी बोलण्यासारखं काही वेगळं नवीन काही नाही आहे. जब उनके पास थे तो सब अच्छे थे, मैं भी था, अच्छा था. मैं जब बाला साहब ठाकरे जी के विचार को आगे बढ़ाने के लिए गया तो बुरा हो गया. अभी ये सब लोग क्यों जा रहे हैं, इसका आत्मचिंतन, आत्म परीक्षण करना चाहिए, न कि जो जाते हैं उनको दोष देवे. जो 6 बागी नहीं बिकाऊ सांसद हैं वो चुन के आए थे उद्धव बालासाहेब ठाकरे इनके चेहरे पे. आज भाजपा इनको तोड़फोड़ करके जो अपने पक्ष में, अपने दल में शामिल करना चाहती है, दलदल में शामिल करना चाहती है, वो इसीलिए करना चाहती है ताकि वो देश का संविधान बदल सके. यही कह रहे जो सांसद तोड़े आपने, जो सांसद खरीद लिए आपने, वो इस्तीफा दें और चुनाव लड़ने के लिए सामने आए. जो भी भाजपा का चेहरा उनके साथ रहेगा, चलो लड़िए हमारे साथ, हम आपको हरा के दिखाएंगे. हमारे जो अभी सांसद हमारे साथ शिवसेना में आए हैं, उनको मैं इतना ही शब्द देना चाहता हूँ, आपके चुनाव क्षेत्र में विकास के लिए पैसे कमी पड़ने नहीं देंगे, ये विश्वास. तुम्ही ओम निंबाळकरांचे जे नाव घेताय ते एक नामचीन गद्दार आहे. नामचीन त्यांच्या बरोबरचे जे इतर लोक आहेत ते सुद्धा नामचीन गद्दार आहेत. शिवसेना तोडणं म्हणजे महाराष्ट्राचे तुकडे करणं, आणि अमित शहा ते शिंदे गटाच्या माध्यमातून करतायत. शिंदे हे अमित शहाचे कॉन्ट्रैक्ट किलर है. उद्धव के जिन लोकसभा सांसदों ने पार्टी छोड़ी है उनके नाम हैं मुंबई उत्तर पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल, धाराशिव से सांसद ओम राजे निंबालकर, शिरनी से सांसद भाऊ साहेब वागचौरे, परभणी से सांसद संजय जाधव, यवतमाल वाशिम से सांसद संजय उत्तम राव देशमुख, हिंगोली से सांसद नागेश पाटिल आष्टेकार. 9 में से इन 6 सांसदों ने आज शिवसेना यूबीटी को बाय बाय कह दिया है. शिवसेना में सांसदों की नई टूट के बाद एनडीए में एकनाथ शिंदे की ताकत अब और बढ़ गई है. टूट से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट के पास 7 सांसद थे, जबकि उद्धव ठाकरे गुट के 6 सांसद शिंदे गुट के साथ अब चले गए हैं. अब लोकसभा में उनकी कुल ताकत बढ़कर 13 सांसदों तक पहुंच गई है. इससे पहले शिवसेना में बड़ी टूट 2022 में हुई थी. 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे को सबसे बड़ा झटका दिया था, जब 40 विधायक उनके साथ छोड़कर चले गए थे. अब 2026 में उद्धव गुट को एक और झटका लगा है. पार्टी के 6 सांसदों ने शिंदे का साथ जाने का फैसला किया. एकनाथ शिंदे ने कल ही इसका ट्रेलर दे दिया था. आम्ही ऑपरेशन अर्धवट करत नाही, फुलप्रूफ करतो, आणि ते तुम्हाला माहीत आहे, अनुभवी आहे. ऑपरेशन यशस्वी आहे आणि बॉडी एकदम सुदृढ आहे. महाराष्ट्र में बगावत है तो बंगाल में बागी ही एक्शन ले रहे हैं. कोलकाता में आज बागियों ने ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया और अभिषेक बनर्जी को पार्टी से निलंबित कर दिया. ऋतुव्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट ने दावा किया है कि उन्होंने पार्टी के भीतर नेतृत्व परिवर्तन करते हुए नई टीम का गठन किया है. दावा यह किया गया है कि इस बैठक में 60 विधायक और कोलकाता नगर निगम के लगभग 70 पार्षदों ने शामिल हुए थे. इसी बैठक में हावड़ा सेंट्रल से टीएमसी विधायक अरूप रॉय को नया नेता चुना गया. बागी गुट की तरफ से यह भी दावा किया गया है कि पार्टी की मौजूदा प्रमुख ममता बनर्जी को अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है. हालांकि इस संबंध में किसी आधिकारिक पुष्टि या वैधानिक प्रक्रिया की जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है. बागी गुट ने भी बताया कि पार्टी के भीतर संवैधानिक संकट को लेकर यह बैठक बुलाई गई थी. बैठक को संबोधित करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी ने कहा कि पार्टी संविधान के मुताबिक हर 3 साल में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति का गठन जरूरी है और आखिरी बार यह समिति फरवरी 2022 में बनाई गई थी. पदाधिकारियों का कार्यकाल खत्म होने के बाद पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को पुनर्गठित नहीं किया गया था, इसलिए पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू करना जरूरी हो गया था. सत्ता में अब आपको एक ऐसी सड़क पर लेकर चलते हैं जिसका नाम बदलने पर बंगाल में सियासी कलेश की लहरें उठ रही हैं. एक तरफ शुभेंदु सरकार है तो दूसरी ओर कांग्रेस और टीएमसी.
जो उस पर सवालों के तीर छोड़ रही हैं। और इसी में एक बड़ा सवाल ये भी है कि इस सड़क का नाम बदलने में कोई भारी कंफ्यूजन हो गया है। जिस सड़क पर बंगाल में नई सियासी रेस शुरू हुई है उसका नाम था सोहरावर्दी एवेन्यू, जो कोलकाता में पार्क सर्कस इलाके की एक प्रमुख सड़क है। लेकिन सड़क के नाम में हसन और हुसैन वाला कौन सा ट्विस्ट है जिसे लेकर सियासत का तापमान बढ़ा है, आइए वो देखते हैं। असल में कोलकाता नगर निगम ने 20 जून को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें कोलकाता की एक मशहूर सड़क का नाम बदले जाने की जानकारी थी। लेकिन शायद उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि उसके एक नोटिफिकेशन पर बड़ा विवाद होने वाला है। असल में बंगाल में सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम जब गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया है, इसे बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐतिहासिक कदम बताया है। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी को इतिहास की समझ ही नहीं है, उसे हसन सोहरावर्दी और हुसैन सोहरावर्दी के बीच का फर्क नहीं पता है, इसीलिए ऐसा फैसला कर दिया है। कोलकाता नगर निगम के आदेश के बाद बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ने एक पोस्ट किया और जो लिखा वो कैसे सियासी कलेश का गोल चक्कर बन गया वो देखिए। शुभेंदु अधिकारी ने लिखा, कई दशकों तक शहर की एक मुख्य सड़क का नाम ऐसे व्यक्ति के नाम पर था जिसने सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए राज्य की सत्ता का हथियार के तौर पर गलत इस्तेमाल किया और बेगुनाह नागरिकों के नरसंहार की साजिश रची। अब इसका नाम बदलकर श्री गोपाल मुखर्जी के नाम पर रखा जा रहा है, जो निडर व्यक्ति थे जिन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों की जान बचाने के लिए एक रक्षक के तौर पर कदम उठाया था। अब समय आ गया है कि पश्चिम बंगाल असली नायकों को याद करे, गलतियों को सुधारे और उनका सम्मान करे। लेकिन सवाल ये उठा कि सीएम शुभेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में जिस सोहरावर्दी की ओर इशारा किया, क्या इस सड़क का नाम उन्हीं के नाम पर पड़ा था या मामला कुछ और है? शुभेंदु अधिकारी ने अपने पोस्ट में बंगाल में जिस नरसंहार की बात की, रिपोर्ट्स के अनुसार उसका कनेक्शन हुसैन सोहरावर्दी से है, जबकि कांग्रेस का तर्क है कि इस सड़क का नाम हुसैन सोहरावर्दी नहीं बल्कि हसन सोहरावर्दी के नाम पर था। लेकिन दोनों के बीच फर्क क्या है, आइए वो समझते हैं। हुसैन सोहरावर्दी को बंगाल का कसाई कहा जाता था, जबकि हसन सोहरावर्दी कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। हुसैन सोहरावर्दी को पश्चिम बंगाल में 1946 में हुए दंगे का जिम्मेदार माना जाता है, जबकि हसन सोहरावर्दी का दंगों से कनेक्शन नहीं था बल्कि वो हुसैन सोहरावर्दी के चाचा थे। जिस वक्त बंगाल में 1946 में दंगे हुए थे उस वक्त हुसैन सोहरावर्दी बंगाल के प्रीमियर थे, जबकि हसन सोहरावर्दी का नाम बंगाल की प्रतिष्ठित हस्तियों में शामिल रहा है। हुसैन सोहरावर्दी विभाजन के कुछ वक्त बाद पाकिस्तान चले गए थे, जबकि हसन सोहरावर्दी का निधन 1946 में कोलकाता में हुआ था। हुसैन सोहरावर्दी एक वक्त के बाद पाकिस्तान के 5वें प्रधानमंत्री भी बने, जबकि उनके चाचा हुसैन सोहरावर्दी बंगाल विधान परिषद के उपाध्यक्ष रहे। अब जब हमने इस सड़क के नाम वाले कंफ्यूजन पर और रिसर्च की तो पता चला कि बंगाल में दंगे 1946 में हुए थे, जबकि इस सड़क का नाम 1933 में ही सोहरावर्दी के नाम पर रख दिया गया था। और ये सोहरावर्दी बंगाल के कसाई कहे जाने वाले हुसैन सोहरावर्दी नहीं बल्कि उनके चाचा हसन सोहरावर्दी थे, जो एक जाने माने सर्जन होने के साथ साथ कोलकाता यूनिवर्सिटी के कुलपति भी रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नाम की औपचारिक घोषणा अप्रैल 1933 में की गई थी और इसका नाम हसन सोहरावर्दी के नाम पर इसलिए रखा गया था क्योंकि उनकी पारिवारिक संपत्ति इसी सड़क पर थी। हसन सोहरावर्दी एक बुद्धिजीवी वर्ग से आते थे। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें साइमन कमीशन के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किया था। 1932 में बंगाल में एक गोलीकांड के दौरान हसन सोहरावर्दी ने ब्रिटिश गवर्नर स्टैनले जैक्सन की जान भी बचाई थी, जिससे खुश होकर ब्रिटिश सरकार ने उन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी थी। हालांकि बाद में वो मुस्लिम लीग पार्टी में शामिल हो गए थे और इस उपाधि को वापस लौटा दिया था। अब कांग्रेस कह रही है जिस सड़क का नाम हसन सोहरावर्दी के नाम पर था उसे बीजेपी ने बंगाल का कसाई हुसैन सोहरावर्दी समझकर बदल दिया। देखिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कलकत्ता कॉरपोरेशन को धन्यवाद दिया है, तो हम भी धन्यवाद देंगे कलकत्ता कॉरपोरेशन को, क्योंकि गेट कलकत्ता क्लींस के समय गोपाल मुखर्जी ने हिंदुओं को बचाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। कौन से सोहरावर्दी उसमें कंफ्यूज हो गए और सरकार चला रहे हैं साहब। ये सर हसन सोहरावर्दी हैं, ये जिनकी बात ये कर रहे हैं हुसैन सर सोहरावर्दी हैं। देखो, ऐसा है कि जो सोहरावर्दी है वो इतिहास
के पन्नों में ऐसा बदनुमा नाम है, उसके हाथ जो है सैकड़ों बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं, और जो सैकड़ों बेगुनाहों की कत्लेआम का खलनायक रहा हो, उसके नाम पर आप रोड और बिल्डिंगें अगर बना रहे हैं और उसके बाद आप उसमें जो है वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब ये सोहरावर्दी नहीं था, वो फला सोहरावर्दी था। जिसके नाम में सोहरावर्दी एवेन्यू है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था, बड़ा डॉक्टर था, उसके साथ दंगा के कोई संपर्क नहीं था। ये इतना ही इतिहास इन लोग को पता नहीं है। ये गोपाल मुखर्जी के नाम के ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन जो लोग बोल रहे हैं सोहरावर्दी वो बहुत बुरा एक इंसिडेंट के साथ कनेक्टेड था, इसके लिए उसका नाम चेंज किया। वो दो सोहरावर्दी दोनों अलग है। जो सोहरावर्दी का नाम पे रोड है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का फॉर्मर वाइस चांसलर था। डॉक्टर रमेश चंद्र मजूमदार वो भी वीसी थे, वो भी ढाका यूनिवर्सिटी का वीसी थे, एकमात्र हिंदू। ऊँटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।